ग्यारह बजे की 11 खबरों के साथ मैं कंचन डोगरा नेगी हाजिर हूं। आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। बागपत में गुंडा राज से जुड़ी हुई एक खबर, जिसमें आपको बताएंगे कि बीजेपी के नेता संजीव खोकर की हत्या हुई, घमासान मचा हुआ है। और इस खबर पर बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह ने आरोप लगाया है कि जिले के हर घर में बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों का जखीरा है। पुलिस दोषियों को छोड़कर निर्दोषों को परेशान कर रही है। तो वहीं जिले के बीजेपी विधायक योगेश धामा ने पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस ने पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव खोकर को सुरक्षा नहीं दी, जबकि ये एक बड़ी चूक मानी जाएगी। उन पर पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है। आज जो इस पर बड़ा अपडेट आया है, बड़ा अपडेट बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह ने आरोप जो लगाया है वो जिले के हर घर में बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों के जखीरे का है। तो बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जिले में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें अवैध तरीके से हथियारों का जखीरा मौजूद ना हो, और वो भी बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों की मौजूदगी लगभग बागपत के हर घर में है। दोषियों को छोड़कर ना पुलिस निर्दोषों को परेशान कर रही है। तो खास तौर पर पुलिस के ऊपर निशाना साधते हुए बागपत के सांसद जो हैं वो सीधे तौर पर पुलिस को कह रहे हैं कि दोषियों को छोड़ देती है पुलिस, लेकिन जो लोग निर्दोष हैं, जिन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है, उनको परेशान किया जाता है। लेकिन बीजेपी के विधायक, जिनका कल स्टेटमेंट सामने आया था योगेश धामा का, जिन्होंने साफ कर दिया है कि पुलिस पर निशाना साधते हुए कह चुके हैं कि पहले सुरक्षा की मांग की गई थी और जिलाध्यक्ष संजीव खोकर को सुरक्षा नहीं दी गई, जिसके बाद उनकी ये जान गई है सुरक्षा ना मिल पाने के कारण। बीजेपी के नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव खोकर की हत्या पर बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पहले पिछले लगभग 2 वर्षों से मैं ये कह रहा हूं कि क्षेत्र में अवैध हथियार की भरमार है। शायद ही कोई गांव होगा जहां 20-30 घरों में अवैध हथियार न हो। लोग तो ज़्यादा बोलते हैं कि एक मुहिम, एक अभियान चलाना चाहिए कि अवैध हथियार वाले कौन हैं। गुंडा आदमी, बदमाश आदमी किसी भी पार्टी का हो, किसी के प्रति किसी के दबाव में नहीं आकर के उस पर कार्रवाई की जाए। सांसद सत्यपाल सिंह को आप सुन रहे थे। बागपत में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें अवैध तरीके से हथियार मौजूद ना हो। सीधे तौर पर पुलिस पर निशाना साध रहे हैं। हत्या पर बागपत के बीजेपी के सांसद, माफ कीजिए, बीजेपी के विधायक की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या कुछ कहा था कल, आइए आपको सुना देते हैं। के लिए हमने एसपी को भी, प्रमुख सचिव को भी, सबको हमने गुहार लगाई अध्यक्ष जी के साथ। फिर भी सुरक्षा, अब किन कारणों से सुरक्षा नहीं मिली वो भी एक विषय है, और किन लोगों ने सुरक्षा नहीं देने दी। शहजाद राव बागपत से मौजूद हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। शहजाद, आपसे अपडेट तो लेना ही चाहेंगे कि कल ये हत्या हुई है, कल के बाद अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लग पाया, लेकिन इस मामले में जिस तरह से अब स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, बागपत से जो विधायक हैं उन्होंने साफ कर दिया कि पहले सुरक्षा मांगी गई, सुरक्षा उनको नहीं दी गई, और इस तरह के पहले भी जानलेवा हमले हो चुके हैं बीजेपी की नेता के ऊपर और अब जान गंवानी पड़ी। आज की जो ताजा इस पर अपडेट है वो है एमपी जो है वहां के, उन्होंने साफ कर दिया है, बागपत के एमपी ने, कि हर घर ऐसा है जहां पर अवैध हथियार मौजूद हैं। शहजाद, मैं आपको रोकूंगी, यहां पर हमारे साथ सतपाल सिंह जी मौजूद हैं, बागपत से एमपी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। आपका एक स्टेटमेंट सर सामने आया है जिसमें आप साफ कह रहे हैं कि बागपत में ऐसा कोई घर मौजूद नहीं है जहां पर अवैध हथियार ना हो, और आप सीधे पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। सर देखिए, पहली बात तो आप जो कह रही हैं ऐसा मैंने बयान कुछ दिया नहीं। अगर किसी ने ऐसा बयान मेरा किया है तो एकदम गलत है। मैंने ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बोला था कि शायद ही कोई गांव हो, मैंने घर नहीं बोला, जिस गांव में जो है कुछ घरों में अवैध हथियार न हो। मैंने बोला था कि शराब जो चलता है, शराब लोग पीने लगे हैं, अवैध हथियारों के खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए। मैंने ये नहीं बोला ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ अवैध हथियार नहीं है। ये आपके लोग गड़बड़ करते हैं, फील्ड वाले। जी ठीक है सर, लेकिन अगर आप गांव की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पुलिस के ऊपर तो आप टारगेट पुलिस को कर रहे हैं ना, कि ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर अवैध हथियार ना हो, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और पुलिस निर्दोषों को पकड़ती है लेकिन दोषियों को छोड़ देती है। सर, ये तो आपने कहा ना। देखिए,
कुछ केसेस में अगर ऐसा होता है उसका बड़ा नुकसान होता है, और मैंने ये निवेदन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ तुरंत एक्शन लिया है। जो वहाँ कंसर्न अधिकारी था उसको सस्पेंड किया गया है, वहाँ के एडिशनल एसपी को जो है ट्रांसफर कर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि वहाँ सब प्रशासन ठीक होगा। सर, आपका जो स्टेटमेंट है, अभी बीजेपी के जो नेता हैं जिनकी हत्या की गई है, खुले में हत्या की गई है, मैं आपके स्टेटमेंट को उससे अगर जोड़ के देखूं तो अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि पुलिस निर्दोषों को पकड़ती है, दोषियों को छोड़ देती है। मैं कैसे कनेक्ट करूं सर आपकी इस बात को कल के हुए हत्याकांड से? ये तो आपकी समझ की बात है कि आप मुझे कैसे कनेक्ट करेंगी। मैं पुलिस अधिकारी रहा हूँ, आपके साथ जानकारी नहीं है, ठीक है सर? जानकारी हम वही बता रहे हैं जो आपकी तरफ से बयान दिया गया है। मेरी बात सुनो ना पहली बात तो मैं पुलिस अधिकारी रहा हूँ, आपको मालूम है। जी मुझे पता है सर। ठीक है, नहीं आपको पता नहीं है तभी आप इस तरह की बयानबाजी कर रही हो। जी सर मुझे पता है, लेकिन मैं आपके स्टेटमेंट पे बात कर रही हूँ, आप नाराज मत होइए। मैं आपके स्टेटमेंट पे बात कर रही हूँ। मैंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया जो आपने शुरू किया है। ठीक है, मैं आपके उस स्टेटमेंट से आगे बढ़ते हुए, आपने हर घर नहीं बोला, लेकिन आपने हर गांव तो बोला ना सर? हाँ तो गांव बोला है, बिल्कुल। तो उसमें किसकी नाकामयाबी है? कौन कहां पर बड़ा फेलियर है कि हर गांव में अवैध हथियार हैं? ठीक है सर, मैं आपको रोकूंगी, माफ कीजिए। मैं आपकी वो स्टेटमेंट सुना देती हूँ हमारे दर्शकों को। आपने क्या कुछ बोला है? मुझे कुछ सुना। मैंने पहले पिछले लगभग 2 वर्षों से मैं ये कह रहा हूँ कि क्षेत्र में अवैध हथियार की भरमार है। शायद ही कोई गांव होगा जहां 20-30 घरों में अवैध हथियार न हो। लोग तो ज़्यादा बोलते हैं कि एक मुहिम, एक अभियान चलाना चाहिए कि अवैध हथियार वाले कौन हैं। गुंडा आदमी, बदमाश आदमी किसी भी पार्टी का हो, किसी के प्रति किसी के दबाव में नहीं आकर के उस पर कार्रवाई की जाए। ठीक है सर, आपने सुना, और अब मैं आपकी बात पे से सवाल उठा रही हूँ। आप नाराज मत होइए सर। मेरा सीधा सवाल है, माफ कीजिए कि हमने हर घर बोल दिया, लेकिन आपने गांव बोला जहां पर 20-30 हर घर ऐसे हैं जहां पर हथियार हैं। मैं आपकी बात को ऐसे कनेक्ट कर रही हूं कि जो कल गुंडाराज देखा गया है, खुले में गोली मारी गई है बीजेपी की नेता को, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या यही वजह है कि हर घर में अवैध हथियार हैं? नहीं, ये मैंने वजह नहीं बोला है। ये तो वजह आप लोगों का समझने का फर्क है। मैंने को वजह बोली नहीं है। वजह तो मैंने कहा इसके पीछे जो है कई कारण होते हैं। अगर समाज में जो अपराध बढ़ रहे हैं उसके पीछे व्यक्तिगत रंजिश आदमी की हो सकती है। उसके बाद शराब के नशे में लोग, अगर उनके पास अवैध हथियार हैं, उससे लोग जरा सी बात के ऊपर जो है मर्डर कर बैठते हैं, दूसरा अपराध कर बैठते हैं। मेरा कहने का मतलब, अगर क्राइम को हमको कंट्रोल करना है, जितने उसके फैक्टर हैं, सभी बातों पर हमको ध्यान देना चाहिए, ये मैंने कहा। ठीक है, शुक्रिया सतपाल सिंह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब आगे बढ़ते हैं, एक और आज की प्रमुख खबर आप तक पहुंचा देते हैं, जिस मुहिम में न्यूज 18 भी उन तमाम पेरेंट्स के साथ है जिसमें फीस को कम करने की मांग की जा रही है। न्यूज 18 की मुहिम का यह बड़ा असर ही माना जाएगा कि स्कूल फीस आधी करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, जिस पर 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस पर सुनवाई करने वाली है। स्कूलों की मनमानी के खिलाफ यह बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस पर सुनवाई होगी। स्कूलों की फीस को लेकर सरकार को आदेश दे कि अदालत याचिका ये जाहिर की गई है। ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है जिस पर 14 तारीख को होनी है सुनवाई। यूपी में निजी स्कूलों में फीस नहीं वसूली जाए, इस याचिका में ये लिखा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट में जब ये फैसला गया, हाई कोर्ट में जब ये याचिका गई तो उसको खारिज कर दिया गया, लेकिन अब इस पूरे मामले को चुनौती देने के लिए अभिभावक जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने की तारीख भी बता दी है। सुप्रीम कोर्ट में 14 अगस्त को होनी है इस पर सुनवाई। 3 जजों की बेंच जो है वो इस पर सुनवाई करने वाली है। बड़ी बात यह है कि उन तमाम अभिभावकों के साथ, पेरेंट्स के साथ न्यूज 18 भी खड़ा हुआ है और तत्परता से खड़ा रहेगा, जिसमें परेशानी पेरेंट्स को हो रही है और फीस को कम करने की बात की जा रही है। न्यूज 18 की ये मुहिम जिसे हम आपको तक पहुंचा रहे हैं, अब 14 अगस्त है
ऑनलाइन क्लासेस का, घर के खर्चे का, पेरेंट्स के अपने परेशानियों को देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका भी दी थी, जिस पर हाईकोर्ट की तरफ से तो याचिका को खारिज कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की होनी है सुनवाई 14 अगस्त को। और पेरेंट्स को पूरी उम्मीद कि उनको न्याय मिलकर रहेगा। एक लंबे समय से बच्चे घर पर हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं कोरोना महामारी के चलते। इस बीच लगातार ये मुद्दा उठा कि पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ गया है फीस का, बच्चों की फीस कम होनी चाहिए, लेकिन स्कूलों की तरफ से कोई बड़ा और ठोस कदम पेरेंट्स के लिए नहीं उठाया गया। इस बीच ये आज की बड़ी अपडेट कि सुप्रीम कोर्ट में 14 अगस्त को इस पर सुनवाई होनी है और 3 जजों की बेंच करने वाली है इस पूरे मामले पर सुनवाई। स्कूलों की फीस को लेकर सरकार को आदेश दे अदालत, याचिका में लिखा गया है। तो याचिका में यह भी लिखा है कि प्राइवेट स्कूल जो है यूपी के अंदर वो मनमानी फीस वसूलते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, फीस का वजन कम होना चाहिए। न्यूज 18 की ये मुहिम जिसका असर यह है कि 14 अगस्त को अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। स्कूलों की मनमानी, स्कूलों की मर्जी जो पूरी फीस वसूलने की है, उस पर एक बार फिर से याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए, और अब 14 अगस्त को होनी है इस पर सुनवाई। न्यूज 18 की मुहिम का यह बड़ा असर कहा जाएगा। मेरे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। दिल्ली से सुशील पांडे हैं हमारे साथ मौजूद, और हमारे साथ प्रशांत पांडे हैं लखनऊ से। सीधा हम रुक करते हैं यहां पर सुशील पांडे की तरफ जो दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। ये दिल्ली वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस याचिका पर सुनवाई करने की सुशील तारीख दे दी है। 14 अगस्त को होनी है अब सुनवाई इस पर। प्रशांत, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? प्रशांत पांडे, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो आप देख रहे हैं ये सड़कों पर जब उतरे थे अभिभावक। अब एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी प्रशांत पांडे जो लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी कही जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस याचिका को स्वीकारा और 14 अगस्त को सुनवाई की तारीख दी है। ये एक बड़ा लोड पेरेंट्स के ऊपर से उतरता हुआ माना जाएगा, जिसमें उनको हाईकोर्ट से तो वो संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनको तारीख मिली 14 अगस्त की सुनवाई की। जी बिल्कुल कंचन, जिस तरीके से बात की जाए, जहां यूपी सरकार की अगर बात की जाए तो यूपी सरकार ने भी इसके लिए कोरोना काल के समय में जो स्वयं न्यूज़ 18 की मुहिम थी, फीस को जो है एडजस्ट कराया था। वहीं अब देखा जाए जिस तरीके के बाद में अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है और याचिका पे डेट लग गई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला निकल करके आने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में जो पूरे स्कूलों की तरफ से बात की जा रही थी, तो स्कूलों ने भी ये मुद्दा अपना रखा था कि जो है ठीक है प्रशांत, मैं लौटूंगी आपके पास। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील पांडे, ये पूरे देश में जितने भी पेरेंट्स जो कोरोना काल के मद्देनजर बेहद परेशानियों से गुजर रहे थे, एक बहुत बड़ा प्रेशर उनके ऊपर फीस का आ गया था, उसको लेकर ये राहत की बात 14 अगस्त को होनी है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। कंचन, देखिए साफ तौर से जिस तरह उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में लगातार पेरेंट्स पर यह प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो स्कूल फीस दें, ट्यूशन फीस दें, ऐसे में अभिभावकों की तरफ से साफ तौर से ये कहा जा रहा है, जैसा आप कह भी रही थी कि ये न्यूज़ 18 की मुहिम है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह कोविड का संक्रमण हुआ, उस संक्रमण के बाद तमाम ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका कामकाज ठप हो गया है। ऐसे में निजी स्कूलों के द्वारा यह प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो फीस जमा करें, अगर फीस नहीं जमा करते हैं तो उनके बच्चों के नाम को काट दिया जाएगा। इसको लेकर फिलहाल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल अभिभावकों के पक्ष को नहीं सुना, ऐसा उनकी याचिका में कहा गया है, और इसी आधार को लेते हुए अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उन्होंने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अभिभावकों के पक्ष को नहीं सुना गया और तकनीकी कारणों की वजह से इस याचिका को खारिज कर दिया गया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से उनकी फिलहाल यह गुहार है कि वो इस परेशानी को सुने और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर के अभिभावक इस परेशानी से
कहीं ना कहीं दो चार हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि स्कूलों के द्वारा लगातार ट्यूशन फीस, बिल्डिंग फीस और बच्चों के ऑनलाइन फीस की बात कही जा रही है और यह प्रेशर बनाया जा रहा है कि अगर वो फीस नहीं जमा करेंगे तो उनके बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। बड़ा सवाल इस मामले में कंचन ये है कि अगर बच्चों का नाम काट दिया जाएगा तो एडमिशन कैसे होगा, इसके लिए अभिभावक बहुत परेशान हैं और सबसे बड़ी संकट अभिभावकों के सामने वित्तीय संकट है कि कामकाज ठप है। ऐसे में बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में अभिभावक परेशान हैं कि एक तरफ उनका कामकाज नहीं चल पा रहा है, दूसरी तरफ स्कूलों की तरफ से यह प्रेशर बनाया जा रहा है कि फीस फिलहाल उनको देना ही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दे कि इस विषय में विचार करें और तत्काल कोई फैसला लें जिससे अभिभावकों के ऊपर इतना ज्यादा वित्तीय संकट ना हो। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर सकता है। 3 जजों की जो बेंच है वो इस पूरे मामले की परीक्षण करेगी कि क्या जो फिलहाल निजी स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में, उनके स्कूलों की फीस की बढ़ोतरी को लेकर कुछ स्ट्रांग कदम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए जाने के लिए कहा जाएगा या फिर नहीं। लेकिन अभिभावक फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। उन्होंने ये गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई है कि अभिभावकों की चिंता सुप्रीम कोर्ट जरूर करे। बहुत हल्का महसूस कर रहे होंगे यहाँ पर सुशील पेरेंट्स, क्योंकि जो राहत उनको हाईकोर्ट से नहीं मिली उसके लिए अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। प्रशांत पांडे भी हमारे साथ हैं लखनऊ से। प्रशांत पांडे, 14 अगस्त को जो सुनवाई होनी है, हम क्या मान के चले, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होना संभव है सुप्रीम कोर्ट में? जी बिल्कुल, अगर जिस तरीके से बात करें, जो ये याचिका है उसमें अभिभावकों की तरफ से स्कूल फीस को आधी करने की बात की गई, साथ ही साथ जो ऑनलाइन क्लासेस थी और स्कूल की जो मनमानी चल रही थी कि यदि कोई पेरेंट्स स्कूल में फीस देने में सक्षम नहीं हो पा रहा था तो उसको ऑनलाइन क्लास से बाहर कर दिया जा रहा था। ऐसे में उनके द्वारा कई चीज़ें कही गई हैं और अभिभावकों के द्वारा ये भी बताया गया है कि चूंकि ऑनलाइन क्लासेज में पूर्णतया जो है सारे स्टूडेंट्स पे फोकस नहीं कर पाते हैं टीचर, ऐसे में जो ऑनलाइन है उसका व्यय भी बहुत कम है और ऐसे में स्कूलों के द्वारा जो फीस वसूली जा रही है उसमें राहत की सांस देना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ जिन बच्चों की फीस ना देने के कारण उनके नाम काट दिए जाते उस पर रोक लगाने की बात भी कही गई है। साथ ही साथ जो मनमाना रवैया स्कूलों का चल रहा था उसके ऊपर पूरी तरीके से रोक लगाने की बात कही गई है। वहीं स्कूलों का भी ये मानना है कि जहां हमारी द्वारा फीस जो है नहीं ली जाए तो टीचर्स को हम फीस कहां से दे, तो ऐसे में अभिभावकों द्वारा भी ये कहा गया है चूंकि ऑनलाइन क्लासेस टीचर अपने घर से ले रहे हैं, अपने ही द्वारा उनके द्वारा इंटरनेट का खर्च आदि वहन किया जा रहा है, तो ऐसे में स्कूल का भी खर्च अगर बात की जाए तो स्कूल पे कोई बहुत ज्यादा खर्च का असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन अभिभावकों के द्वारा वो अपनी पूरी तरीके से पूर्व की भांति, अगर कोरोना पेंडेमिक से पहले की बात करें तो पूर्व की भांति वो उस मोटी फीस को वसूलने की बात कर रहे हैं। कहीं हद तक अभिभावकों का ये भी कहना है कि एक तरीके से कोई चैरिटी स्कूल के द्वारा तो की नहीं जा रही है, तो कहीं ना कहीं अगर वो अपनी एक से एक ब्रांच बढ़ाते जा रहे, कोई भी स्कूलों की अगर देखें तो उनकी ब्रांचेज ही बढ़ती जा रही हैं। यदि एक साल उनके व्यापार में थोड़ी कमी आती है तो ऐसे में उनको कोरोना काल के समय में जहां सरकार इतनी बढ़ चढ़ के हर आम जनमानस की मदद कर रही है तो बच्चों को भी शिक्षा के मंदिर में इस तरीके का उनको ये जो व्यापार कर रहे हैं उस पर रोक लगानी चाहिए। कंचन। बिल्कुल प्रशांत, और अगर अभिभावकों की परेशानियों के पॉइंट्स की बात करें तो वो इतने हैं कि उनको सुनने के बाद समझा जा सकता है कि वाकई में इतना लोड, इतना ज्यादा प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर आया कि जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से ही उनकी चिंताएं बढ़ गई कि अब स्कूल की फीस आखिर चुकाएं कैसे जाए। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। मैं इस समय न्यूज 18 पर लगातार इस मुहिम के चलने पर यह अपडेट अपने दर्शकों को देना चाहूंगी कि 14 अगस्त को होनी है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में, और न्यूज 18 लगातार तत्परता से इस खबर पर बढ़कर चढ़कर आप तक हर अपडेट पहुंचा रहा है। इस मुहिम में बना हुआ है कि पढ़ाई पूरी नहीं तो फीस पूरी क्यों। ऑनलाइन होती है और वीडियो कॉल पे भी होती है, लेकिन हम लोग को उतना उस तरह नहीं समझ पा रहे हैं जिस तरह हम लोग स्कूल में जब जाते थे तब ज़्यादा अच्छी होती, क्योंकि उस समय सामने बैठा के जब मैम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाती थी तो ठीक से समझ आता था। ऐसे ऑनलाइन में कुछ समझ नहीं आते। कोरोना से स्कूल बंद, फीस का मीटर चालू। क्लास पूरी नहीं तो स्कूल फीस पूरी क्यों? इन्होंने 50 से मतलब कि जो बच्चे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा था, इन्होंने जिन बच्चों को ये पढ़ा रहे थे उन्होंने जिन्होंने फीस जमा नहीं करी उन बच्चों को सबको रिमूव कर दिया गया है। 50 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको रिमूव बिल्कुल कर दिया गया। जो बच्चे फीस देने में सक्षम नहीं उनके नाम काले हुए थे। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि जैसे आपका आदेश हुआ है फीस जो अभिभावक देने में सक्षम है वो दें, हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। जो लोग नहीं होंगे वो समय लेके वो भी देंगे, लेकिन ये ना हो कि एनुअल चार्ज भी चाहिए, बताइए ट्रांसपोर्ट चार्ज भी चाहिए।
क्लास ऑनलाइन, फीस आधी क्यों नहीं? पेरेंट्स के ऊपर दोहरी मार सी है कि ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से पहले उन्होंने ये एक्सपेंसेस बियर किए और अभी उनको स्कूल्स को कंप्लीट फीस भी देनी है, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनुचित सा चीज़ें हैं। तो मेरा सरकार से एक ये रिक्वेस्ट है, उनसे एक निवेदन है कि आप प्लीज़ इस पर कुछ उचित निर्णय लें। पेरेंट्स पर भारी ऑनलाइन क्लासेस, आधी फीस से आजादी कब? प्राइवेट स्कूल जो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर फी वसूलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसका पूरी तरह से विरोध करती हूं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का जो वर्चुअल क्लासेस हैं उनका कंपैरिजन नॉर्मल स्कूलिंग से नहीं हो सकता है। न्यूज़ 18 की मुहिम, स्कूल फीस आधी करो। तो ये न्यूज़ 18 की मुहिम है, स्कूल फीस आधी करो। सुशील पांडे हमारे साथ दिल्ली से बने हैं और लखनऊ से प्रशांत हमारे पास हैं मौजूद। हम दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं। सुशील, जल्दी से आपसे पूछना चाहेंगे ये बात कि होने वाली सुप्रीम कोर्ट में 14 अगस्त को जो बेंच है सुनवाई इस पर करने वाली है, उसमें कई ऐसे पॉइंट्स है, कई ऐसे बिंदु हैं जिन्हें सुना जाएगा तो पलड़ा अभिभावक पेरेंट्स की तरफ ही ज्यादा भारी रहने वाला है बजाय के स्कूलों के। जी बिल्कुल कंचन, आप सही कह रही हैं कि जिस तरह अभिभावकों ने ये कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके पक्ष को नहीं सुना गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि जो अभिभावकों की तरफ से तर्क रखे गए हैं वो तर्क फिलहाल सुनने योग्य नहीं है। लेकिन अभिभावकों का ये कहना है, और 14 अगस्त को जब इस मामले में सुनवाई की जाएगी तो साफ तौर से जो ट्रांसपोर्ट चार्ज लिया जा रहा है, जो बिल्डिंग चार्ज लिया जा रहा है अब तमाम जो निजी स्कूलों के द्वारा, उसको लेकर तमाम अभिभावकों को आपत्ति है कि अगर ट्रांसपोर्ट का प्रयोग बच्चे नहीं कर रहे हैं, बिल्डिंग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं बच्चे, तो फिर स्कूल चार्ज किस बात का कर रहे हैं? पर सबकी नजर रहने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी देने के लिए। साथ ही प्रशांत भी हमारे साथ मौजूद थे लखनऊ से, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव की, कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। मथुरा और नोएडा की अब दो तस्वीरें आप देखेंगे जहां पर कृष्ण जन्मोत्सव से पहले के भजन के कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। कृष्ण जन्मोत्सव में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ये भजन कार्यक्रम चल रहा है जिसने समा बांध दिया।
सीधे रुख करते हैं नोएडा से। मेरे सहयोगी राजीव इस्कॉन टेम्पल से मौजूद हैं। राजीव, कैसी तस्वीरें आपके सामने निकल कर आ रही है? लोगों में कितना उत्साह और जोश देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं इस समय इस्कॉन टेम्पल में मौजूद हूँ। मैं आज दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है। तमाम जो मंदिर के जो पुजारी हैं यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। बाहर का एक भी व्यक्ति नहीं है। जिस तरह से हर साल यहाँ पे हज़ारों की संख्या में भीड़ उमड़ी रहती थी सुबह से और लोग लगातार पूजा अर्चना में जुटे रहते थे, वह इस बार देखने को नहीं मिला, क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाहरी लोगों का मंदिर में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। क्योंकि यहाँ के मंदिर के पुजारी जो हैं उनका कहना है कि सरकारी जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में यह दिया गया कि जो पूजा पाठ होगा लेकिन बाहरी लोग नहीं आएंगे। ऐसे में पूरी हर्षोल्लास के साथ जो है कृष्ण जन्माष्टमी तो यहाँ मनाया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो बाहर के लोगों के लिए प्रवेश नहीं है। मंदिर के पुजारी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, वही लोग हैं और जो यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है उसका जो है आनंद लोग घर बैठे उठा सकते हैं। फेसबुक लाइव और जो यूट्यूब है, जो इस्कॉन मंदिर का जो चैनल है यूट्यूब पे, उसके माध्यम से लोग जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से पूजा पाठ यहाँ पे किया जा रहा है, भजन कीर्तन किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी यहाँ पे तो राजीव मेरे सहयोगी जो कि नोएडा के इस्कॉन टेम्पल से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। साथ ही आपने मथुरा में कार्यक्रम के दौरान जो भजन गाया गया और समा बन गया, लोग मंत्रमुग्ध हो गए, ये भी आप देख रहे थे। छोटे से ब्रेक के यहाँ रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।